हरियाणा में लोकल बॉडी के चुनाव, दिल्ली असेंबली के चुनाव होने के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है। एनसीआर में गुड़गांव, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव होने हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव तो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़े थे, कोर्ट में मामला गया, अब सरकार चुनाव करा रही है। मानेसर नया निगम बना है, मानेसर में चुनाव पहली बार होने। कहने को तो मानेसर गांव है, लेकिन ये सब डिवीज़न कह दो इसको या जिला कह दो, जो इकोनॉमी है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, उसको लेकर मानेसर नगर निगम के चुनाव को लेकर हमने अपने स्टूडियो में बुलाया ओम यादव को। ओम यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पिता राव हरलाल भी सरपंच रहे, ये भी सरपंच रहे, इनकी माताजी मिश्री देवी सरपंच रही। इसके अलावा पिछले 20 साल से ओम यादव जी एरिया के लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ी हम चर्चा कर दें पासिंग रेफरेंस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहते हुए ज़मीन एक बार हुई थी मानेसर आसपास के गांव की, और जब ज़मीन बिल्डरों ने खरीद ली तो सरकार ने रिलीज कर दी थी। उसके अलावा लंबी लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक। इनके प्रयास से सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच यू ललित और आदर्श कुमार गोयल ने एक फैसला दिया। उसके आधार पर सीबीआई ने जांच की और पंचकुला की सीबीआई अदालत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के आधा दर्जन अफसर बेल पर हैं। चलो उस मामले की चर्चा बाद में करेंगे। ओम यादव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को सभी को मेरी तरफ से राम राम। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, पहले तो बताएं इसमें कितने गांव हैं आप मानेसर में? गांव कस्बा क्या? करीब 30 गांव हैं हमारे मानेसर नगर निगम में। मानेसर कस्बा और 30 गाँव। मानेसर कस्बा और प्लस 30 गांव, और सेक्टर भी काफ़ी है। सेक्टर 76 से लेके और 93 तक इसमें आएंगे। वो बड़ी बड़ी कॉलोनी भी, बड़ी बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां इसके अंदर हैं। ठीक है। तो ये मिक्स है, गांव का भी है और सोसाइटियों शहर का भी है। अर्बन रूरल दोनों इसमें मानेसर नगर निगम में है। तो पहली बार चुनाव हो रहे हैं, निगम पहली बार बना है? निगम पहली दफ़ा बना है और पहले बार ही चुनाव हो रहे हैं। तो आप मतलब के चर्चा में है कि मेयर पद के उम्मीदवार हैं। पहले थोड़ा बताया कि भाई किस पार्टी से आप मतलब के संबंध रख रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी 1999 में जो सुधा जी का इलेक्शन हुआ, सुधा यादव जी का इलेक्शन हुआ, मेंबर पार्लियामेंट का, उससे पहले सुधा जी ने मना कर दिया था। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सुधा जी को संपर्क किया तो सुधा जी मना कर गई थी। अच्छा। सुधा जी मना कर गई। मैं अशोका रोड पे, उनके पति शहीद हो गए उस समय नरेंद्र मोदी जी भाजपा के महासचिव थे और हरियाणा के प्रभारी थे। मैं उनसे मिला कि अब इसमें महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर किसी सही आदमी को आप टिकट दे दो तो हमारी ये सीट निकल सकती है, वरना सीट फंस जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने सुधा यादव जी को, नया कैंडिडेट है और वो शहीद की विधवा है, अगर वो आपके गांव में रह रही है, अगर वो हाँ कर ले तो हम उनको इलेक्शन लड़ा देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा सर हम उनको मना के ले आए। तो उन्होंने मना के ले आओगे तो हमने पहले उनसे संपर्क किया था, वो मना कर गई है, और अगर आप उनको मना के ले आओगे तो हम आपको सुधा जी को टिकट दे देंगे। हमने यहाँ आके, सुधा जी हमारे मानेसर में एनएसजी में रह रही थी, टाइप 4 क्वार्टरों में। सुधा जी से संपर्क किया। सुधा जी ने पहले हमारा वेरिफिकेशन किया कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं या कोई कैसे आदमी, किस तरह के हैं। तो उन्होंने हमारी वेरिफिकेशन करके हमारा पूरा वो देख के फिर कहा, देखो जी आप ये सोचो कि भाई ये जो 10-12 लाख रुपए मुझे शहीदी के नाम पे मिले हैं, मेरे पति के नाम के, तो वो मैं इलेक्शनों में खर्च दूँ। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे, आप सिर्फ कैंडिडेट बनने की सोचो कि, और इलेक्शनों में जो भी खर्चा होगा हम देंगे। हमारा ग्रुप है, मेरा अकेला नहीं है, हमारा ग्रुप है, हमने सबसे डिस्कस करके आपको ये हम उम्मीदवार बना रहे हैं। तो सुधा जी ने अपने परिवार से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, और सुधा जी ने हाँ कर ली। और हम सुधा जी को लेके अशोका रोड गए। हमारी जाती टिकट फाइनल हो गई, हमें दूसरे दिन टिकट मिल गई। तो 1999 से ही हम भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। 26 साल से, मतलब 26 साल से। और मेरा परिचय ये है कि
92 के अंदर मैं गांव का सरपंच बना। उससे पहले मेरे पिताजी भी रहे, मेरे दादाजी भी रहे, मेरी माताजी भी रही। और पिताजी भी भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर थे, महेंद्र सिंह टिकैत के गुरु थे। किसानों की लड़ाई मेरे पिताजी भी लड़ते रहे। और मेरे सरपंच बनने के बाद भी हमारे इलाके में पहले उस समय पूरा ग्रामीण इलाका था और सब जगह खेती होती थी। रात को बिजली आती थी और बिजली भी बहुत कट मार मार के आती थी। हमने बिजली के उस समय भी काफ़ी संघर्ष किए और लगातार सरपंच बनने के बाद, मैं 29 साल की उम्र में सरपंच बन गया था, लगातार तब से अब तक हम संघर्ष कर रहे हैं। जो भी इलाके में काम थे, कैसा भी बड़े से बड़ा संघर्ष हुआ तो हम उसमें शामिल रहे हैं। 2004 में जब हमारी ज़मीन एक्वायर हुई, सेक्शन 4 हुए, 2005 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आ गई। उसके बाद भी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, इन्होंने ज़मीन नहीं छोड़ी। वो उस केस को हमने लड़ा और आज हम उस केस को, जैसा आपने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस यूयू ललित ने हमारा फैसला केस नंबर 8788/2015 ये दिया कि जो किसानों की जो ज़मीन अधिग्रहण के डर से दिखाकर खरीदी थी, वो ज़मीन अब सरकार की होगी और सरकार किसानों को कंपनसेट करे। सरकार किसानों को R&R पॉलिसी के तहत प्लॉट दे और रॉयल्टी दे। रॉयल्टी हमारे खातों में आ चुकी है, प्लॉट के लिए मैंने फार्म भरे हुए हैं और कुछ किसानों का मुआवजा भी अब आ गया है। तो ये लंबी लड़ाई, जिसके अंदर काफ़ी अधिकारी भी हैं, बिल्डर भी हैं। इसमें हमारे CBI का जो केस है, क्रिमिनल केस है, वो चल रहा है। सिविल सूट का फैसला हो गया है और ये भी लंबे संघर्षों के बाद हुआ। पीछे जब 2012 के अंदर मारुति कांड हुआ, मारुति में एक आदमी जल गया था और काफ़ी नुकसान हुआ था। मारुति कंपनी ने मानेसर मारुति कंपनी को शिफ्ट करने की सोच ली थी। उस समय मैं सरपंच नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इलाके को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बार बार मारुति सुजुकी को भरोसा दिलाया कि हम आपके प्लांट पे इसके बाद आंच नहीं आने देंगे। हमने इलाके की कमेटी बनाई, उनका साथ दिया और 3.5 महीने के संघर्ष के बाद हम दोबारा मारुति कंपनी को चलवाने में कामयाब रहे। उसके बाद हमने कोई ऐसा मारुति IMT मानेसर के अंदर फैक्ट्री वालों से कोई बड़ी हड़ताल हमने नहीं करने दी है और हमने फैक्ट्री के वर्करों से कह रखे भाई फैक्ट्री के अंदर तुम कुछ करो, मानेसर इलाके के बाहर निकल के अगर आप शोर मचाओगे या दंगा फसाद करोगे या कुछ भी करोगे तो हम नहीं करने देंगे। और वो हमारा इलाका अब भी हमारे साथ है और वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। तो ये तो चलो आपकी बड़ी अचीवमेंट रही। मारुति चली जाती तो बड़ा सेटबैक लगता वहाँ पे। पूरा गुड़गांव, देखो मारुति आने के बाद गुड़गांव ने काफ़ी कुछ डेवलप किया है। और हम जब गुड़गांव आते थे, कॉलेज में आते थे, तो मारुति कंपनी आने के बाद ही कुछ हो। उस समय कुछ नहीं था। जब हम कॉलेज में आते थे, गुड़गांव के अंदर मस्जिद और डाकखाने के बीच में छोटा सा गुड़गांव होता था, 1-2 रेस्टोरेंट होते थे, कोई इसमें बड़ा वो नहीं चाहिए। आज गुड़गांव मिलेनियम सिटी बना हुआ है, ये मारुति की वजह है। अगर मारुति यहाँ से चली जाती, गुड़गांव का डेवलपमेंट रुक जाता। हमारी ये सोच है। मारुति और गुड़गांव का नाम पर्यायवाची। गुड़गांव को जो विकसित किया है वो मारुति कंपनी ने किया है और रियल एस्टेट में DLF कंपनी ने किया है। लेकिन मारुति का योगदान ज़्यादा है। मारुति का योगदान नहीं, और लोगों को रोज़गार जो मिले वो मारुति की वजह से मिले। मारुति आने के बाद ही गुड़गांव को पहचान मिली। इससे पहले गुड़गांव की पहचान थी तो माँ शीतला माता थी। माँ शीतला माता के यहाँ तो श्रद्धालु बहुत आते थे, लेकिन मिलेनियम सिटी का जो दर्जा मिला वो मारुति कंपनी के वजह से मिला। तो ये ओम जी, सुधा यादव एक बड़ा चेहरा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, उनसे आपके बड़े पुराने संपर्क रहे और जैसे सभी आपके संपर्क हैं जी। तो आप उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपको आपकी योग्यता, काबिलियत और इलाके के संघर्ष को देखते हुए आपको उम्मीदवार। देखो जी, मेरी तो जानने में ऐसा कोई वो नहीं है जो नीचे से ऊपर तक जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मनोहर लाल जी हैं, माननीय सुधा जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, जितने भी हमारे यहाँ राव नरवीर जी,
हमारे इस क्षेत्र के राव नरवीर जी हमारे जो हैं बड़े मंत्री हैं, कदावर नेता है, और राव नरवीर जी की का आशीर्वाद भी है। सभी को साथ लेके सभी से को पता है कि भाई हम किस तरह के आदमी हैं। मेरे बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको मेरी वर्किंग का सबको पता है। आज से नहीं, उनके साथ राव नरवीर जी हमारे साथ कॉलेज टाइम से हैं, और हमारी इनकी पहले लाइन भी एक ही थी। क्योंकि ओम जी भाजपा में चर्चा होती है आमतौर पे, वो टिकट सर्वे करवा के देते हैं, भाई जिताओ पूरा अपनी तरफ से। तो अगर ऐसा होता है, सर्वे करा के देते हैं, तो आपके काफ़ी चांसेस मतलब के बन जाते हैं। तो ये बताओ, आपको टिकट मिल जाती है और चूँकि और चुनाव जीत जाते हैं, तो मेयर बन के आपके दिमाग में मोटी मोटी क्या योजनाएं हैं मानेसर के लिए? देखिए, क्या क्या समस्याएं हैं? कोरोना ने ये सिखाया है कि वातावरण को जब तक मैं इसलिए कोरोना का जिक्र कर रहा हूँ कि कोरोना हमारे 3 गांव हैं, सहरावन, नैनवाल और बारगुजर, और वो इस नगर निगम मानेसर के ही हैं। एक भी पेशेंट उन गांवों में, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं आया, जबकि हमारे गांव में, मानेसर गांव में उस समय एक दिन में 8-8 मौतें हुई हैं। उन 3 गाँव में कोई पेशेंट नहीं हुआ? उन 3 गांवों में कोई पेशेंट नहीं है। उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, उन गाँव में चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ थी, उन गाँव में चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, और वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो क्लीन ग्रीन जब तक हम इस अपने इलाकों के नहीं रखेंगे, आज आगे आबादी बढ़ेगी, हमें उसको किस तरह विकसित करना है। और रोज़ बंसल जी, रोज़ समस्याएं बढ़ती रहती है, और आज जो समस्या है अगले दिन दूसरी समस्या आएगी। नहीं समस्या। तो मैंने ये उस समय सीखा है कि हम लोगों के बीच में रहेंगे। अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं, अकेले कोई निर्णय लेते हैं, वो रोज़ फेल रहेगा। अगर आप पब्लिक से पूछ के 10-5 आदमियों से विचार करके कोई भी निर्णय लेंगे, वो रोज़ कामयाब रहेगा। तो लोगों के बीच रहेंगे, जो भी समस्याएं आएंगी उसको हम निखारेंगे, उसको सुधार करेंगे, और समस्याएं तो आती रहेंगी। ये हम सोच लें कि कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा सफाई पे ध्यान देना है, और सफाइयों में क्या कमी आ गई है। मेयर बनने के बाद सबसे पहले ये देखना है कि कमी क्या है। पता है हमें, लेकिन हम मजबूर हैं, कह नहीं सकते। कई चीज़ें ऐसी है इसमें, बिना पावर के, आप जब पावर ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर भी हम काफ़ी अब भी जो है बगैर पावर के भी काम तो कर ही रहे हैं। और पावर का तो देखो जी, पावर की तो बात ही अलग है। पावर तो पावर ही है, तो क्यों इस तरह के संघर्ष किए जाए उसके लिए। टिकट अगर वो पावर का ना हो तो फिर हम क्यों टिकट मांगे अपने घर बैठे। अभी आपने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना? जी जी, प्रचार शुरू कर रखा है। सुना है आपने पहले अपने परिवार के लोगों से? हाँ, परिवार, अभी पीछे मैंने परिवार को इकट्ठा किया था। परिवार ने पूरा एक मत से कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके तन मन धन से आपके साथ हैं। ये आपका ये तय है कि भाजपा की टिकट मिलती है तभी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये बड़ा चुनाव और खर्चे का चुनाव है। बगैर भाजपा का टिकट की मेरी इतनी मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी आर्थिक पोजीशन ऐसी नहीं है बगैर टिकट मैं इलेक्शन लड़ सकूँ, ना मैं सोचूंगा इस बारे में। तो बात को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि फरवरी में चुनाव होंगे, और जब मार्च में आप हमारे स्टूडियो में दोबारा आओ तो मानेसर के मेयर बन के आओ। नमस्कार। धन्यवाद बंसल जी, आपके दर्शकों का और आपका पुनः राम राम और धन्यवाद। आपका चैनल अच्छे ज़ोर शोर से चले। आप पुराने, हमारे गुस्ताखी माफ़ के पुराने जो है पत्रकार हैं, और आपकी पत्रकारिता यूं ही आगे चलती रहे। धन्यवाद आपका और आप सभी का, दर्शकों का।